जनाब, लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। लें जी, इसकी रिक्वायरमेंट को पहले देखते हैं क्या अर्ज कर रहा है जी। रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि जी पहला पार्ट 11 नंबर का है। Using the free cash flow to equity method, okay, of business valuation, determine the maximum percentage premium that AP should pay Arda's shareholders to acquire 100% of the business. Assume that acquisition will take place in June 2023, यानी कि आज जहां पे हम खड़े हुए हैं, दैट इज जून 2023, जहां पे खड़े होके हम ये एक्विजिशन करेंगे। ओके, ठीक है, गुड इनफ। पार्ट बी में क्या कह रहा है? ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर एपी बोर्ड्स concerns regarding Arda's share price are valid and how this might impact the negotiation to acquire Arda। 3 मार्क्स का है। ओके, ठीक है। पार्ट सी, briefly advise the board of the exchange rate risk that will arise when AP commences exporting and the techniques that board can use to manage this risk do not include calculations in your answer। 5 मार्क्स। ओके, तो ये जो सवाल था इसका, जो पार्ट सी था, इसके बारे में मैंने शुरू में भी आपसे अर्ज किया कि इसके अंदर एक जो थर्ड पार्ट है दैट इज फ्रॉम करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो सर देखते हैं इसको भी, सिनेरियो पढ़ते हैं तो हम बेहतर अंदाज में रिलेट कर पाएंगे विद द रिक्वायरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। कह रहा है कि जी एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड एपी इज अ लिस्टेड कंपनी लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस। द कंपनी करंटली ग्रोज टू टाइप्स ऑफ crops, kharif crops such as cotton and rice, which are sown in May and harvested in October, and rabi crops such as wheat and mustard, which are sown in November and harvested in April. The crops are sold to customers located in Pakistan। ओके सर, दो तरह की क्रॉप्स में डील कर रहे हैं आप, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, और दोनों को बोना और उसको हार्वेस्ट करना, इन दोनों के टाइम्स में, मंथ्स में फर्क है। तो दोनों कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स आपके सामने उसने एक्सप्लेन की है। कह रहा है कि देयर हैव बीन सम रीसेंट चेंजेस एट बोर्ड लेवल एंड कॉन्सिक्वेंटली अ न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान हैज बीन अग्रीड। The plan is to expand the business and increase the production of wheat and cotton। ओके, तो अभी हमारा एक्सपेंशन का प्लान है, और वीट रबी क्रॉप है और कॉटन जो है वो खरीफ क्रॉप है। तो इन दोनों के ऊपर कह रहा है कि हमारा फोकस है, हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो कह रहा है दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी बड़ी हाई ग्लोबल डिमांड है, एंड द न्यू प्लान वुड एनेबल द कंपनी टू एंटर द एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है जी। तो वो कह रहा है इससे हम एक्सपोर्ट मार्केट में भी एंटर हो सकते हैं, ग्लोबल ट्रेडिंग में जा सकते हैं। टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन, द कंपनी वुड प्रेफर टू एक्वायर एन एग्जिस्टिंग कंपनी, आइडियली वन दैट ऑलरेडी ग्रोज एट लीस्ट वन ऑफ दीज क्रॉप्स। ठीक हो गया सर, एक्विजिशन करना हमारा जो है वो टारगेट है। हम सोच रहे हैं कि जो हमारी ये जो दो क्रॉप्स है, वीट और कॉटन, इनमें से कोई एक वो ग्रो करती हो। टारगेट कंपनी अर्दा लिमिटेड, जिसको हम अर्दा बोलेंगे, हैज बीन आइडेंटिफाइड। अर्दा करंटली फार्म्स wheat and so is seen as an ideal company to acquire। सर wheat grower है ये। There have been some preliminary discussions between the two companies and Arda has shared its cash flow forecast for the year ended 31 मई 2024, यानी कि जो अगला ईयर हमारा बनता है उसके लिए उसने कह रहा है कि कुछ कैश फ्लो फोरकास्ट शेयर किया है। फोरकास्ट शोज अ प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ ₹4.5 बिलियन। ठीक हो गया जी। Arda is not operating at full capacity and AP plans to introduce cotton crops to maximize the productivity of the farms। Arda है चूंकि ये फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ वीट को ग्रो कर रहा है, और ये अकॉर्डिंगली एपी का प्लान है कि जब एक्विजिशन हो जाएगी तो हम कॉटन क्रॉप्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि हम जो फार्म्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सके। कह रहा है दिस वुड बी फेस्ड आउट इन ओवर फर्स्ट 5 years आफ्टर एक्विजिशन। कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर द ईयर एंडिंग 31 मई 2024, यानी जिसके बारे में उसने ऊपर बता दिया है, कह रहा है कि एपी एक्सपेक्ट्स forecasted pre-tax operating cash flows to increase by ₹700 million per year for the next 4 years। ओके, वो 5 years का उसने होराइजन बताया था, वैसे ऊपर कहाँ मेंशन कर रहा था, पहले 5 साल के लिए ना, आफ्टर एक्विजिशन। वो कह रहा है ये जो हमारा ये जो प्लान है ये फेज आउट होगा 5 years में। पहला साल के बारे में उसने प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऊपर बता दी, और कह रहा है कि अबाउट द नेक्स्ट 4 years के बारे में क्या मामला है कि हर साल 700 से इसमें इंक्रीमेंट आएगा। उसके बाद क्या होगा? कह रहा है आफ्टर दिस द प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 2% पर एनम। ओके, कांस्टेंट ग्रोथ लगेगी सर उसके बाद। सो हमारा जो नेक्स्ट 5 साल है दैट इज द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, और 5 साल के बाद यानी कि छठा एंड ऑनवर्ड्स दैट विल बी द पीरियड आफ्टर एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड। सो द टर्मिनल वैल्यू विल बी प्लेस्ड इन ईयर 5। ईयर 5 हमारा कौन सा बनता है? ये 2023 है।
तो 2024, 25, 26, 27, 28, तो सर पांचवा साल हमारा बनता है 2028। तो 2028 में एक नॉर्मल कैश फ्लो होगा उसका अपना, और फिर उसके अलावा टर्मिनल वैल्यू होगी ऑफ द पीरियड आफ्टर एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड। ठीक हो गया। मजीद डिटेल्स हमसे शेयर कर रहा है, कह रहा है द एक्विजिशन वुड आल्सो जनरेट सम इनिशियल सेविंग्स। ठीक है। अरदास हेड ऑफिस वुड बी क्लोज्ड एंड सोल्ड जनरेटिंग आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स ऑफ रुपीज 2.4 बिलियन। ठीक हो गया जी, ये भी आफ्टर टैक्स उसने बना के दे दिया। ऑफिस बेस्ड स्टाफ वुड बी मेड रिडंडेंट लीडिंग टू एनुअल प्री टैक्स कॉस्ट सेविंग्स ऑफ रुपीज 75 मिलियन। ठीक है जी। ये हमारा जो ऑफिस स्टाफ है उसको रिडंडेंट किया जाएगा, उसके नतीजे में कुछ आफ्टर टैक्स कॉस्ट सेविंग्स हर साल हमें आएंगी सर 75 मिलियन की। दीज सेविंग्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इंडेफिनेटली। ओके, यानी कि ये भी एक रेपिटेटिव एंड रिकरिंग कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, लेकिन ये एक ऐसा है जो कि इंडेफिनेटली चलेगा। लेकिन इसके इंडेफिनेट चलने में और ऊपर जो हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं उनके इंडेफिनेट चलने में फर्क ये है कि जो ऊपर वाले ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं उनके केस में कांस्टेंट ग्रोथ के साथ परपेचुटी है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे ये इक्वल कैश फ्लोज ताहियात रहेंगे। ऊपर वाले भी इंडेफिनेट है, नीचे वाले भी इंडेफिनेट है, लेकिन ऊपर वाले के केस में ग्रोथ है, इसके केस में ग्रोथ नहीं है। ठीक है जी। और इसके अलावा क्या है, कह रहा है दी, अच्छा ठीक है, द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ redundancy is expected to be rupees 120 million and would be payable immediately। सर इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ रिडंडेंसी है आफ्टर टैक्स वो हमें 120 मिलियन ये इमीडिएटली पे करनी पड़ेगी। सम ऑफ अरदास फार्मिंग इक्विपमेंट इज ओल्ड एंड इनएफिशिएंट एंड वुड बी रिप्लेस्ड, would need to be replaced. The replacement program would commence immediately at a cost of rupees 1 billion. Given the specialist nature of the equipment, it qualifies for 100% tax depreciation in the year of acquisition. Okay. तो सर ये जो 1000 मिलियन है इसको पूरे का पूरा आप, ऑल्दो ये आपका कैपिटल आउटफ्लो है, इस पूरे के पूरे को आप डेप्रिसिएशन ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, और उसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी। ये मेरा ख्याल है बहुत कम इस तरह से टेस्ट होता है। एमएसए 2 में तो ये चीज टेस्ट इस तरह से हो रही होती है, बहुत दफा सवालों में देखा गया है, लेकिन बीएफडी में कम इसको देखा गया है। बहरहाल तो ये सर 100% ही कैपिटल कॉस्ट जो है इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। आउटफ्लो तो रहेगा, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। ऐसे ही समझ लें जैसे सारे का सारा डेप्रिसिएशन ट्रीट करके सब पे टैक्स सेविंग इकट्ठी ही कैलकुलेट हो जाएगी, हम क्लेम कर लेंगे। कह रहा है इन ईच सबसीक्वेंट ईयर रुपीज 100 मिलियन वुड बी सेट असाइड फॉर कैपिटल मेंटेनेंस। दिस फिगर इज नेट ऑफ एनी सेविंग्स फ्रॉम टैक्स डेप्रिसिएशन। ओके, ये भी एक ऐसी चीज है जो कि एमएसए के अंदर सवालों में देखी जाती है, बीएफडी में मुझे शायद एक आध सवाल में नजर आई है। बहरहाल ये इतनी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। वो ये कह रहा है कि हर साल जाहिर है आपने अपने कैपिटल एसेट्स जो होते हैं, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए आपने कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बेयर करनी होती है। तो वो कह रहा है कि इसके नतीजे में अगर कोई कॉस्ट में एडिशन होती है, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में या फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में एडिशन होती है, और उसकी वजह से कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग है, तो सर उसका इंपैक्ट नेट ऑफ करके ये 100 मिलियन की अमाउंट बनी हुई है। यानी आपने ये नहीं, इस बात की परेशानी नहीं लेनी कि सर ये जो मैं हर साल 100 मिलियन का मजीद खर्चा करूंगा अपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, हो सकता है किसी की यूजफुल लाइफ बेहतर हो जाए, हो सकता है किसी की वैल्यू या कॉस्ट बढ़ जाए उसकी वजह से, ड्यू टू सम रीजन ऑफ कैपिटलाइजेशन इन सम ईयर। तो उस केस में अगर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बनती है उसकी वजह से और उस पर कोई टैक्स सेविंग है, तो सर वो अगर कोई है तो वो नेट ऑफ करके ही हमने 100 मिलियन की अमाउंट बनाई हुई है। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। सिर्फ वो ये कह रहा है, इन अदर वर्ड सर आपने चुप करके कैपिटल आउटफ्लो हर साल 100 मिलियन दिखा देना है, वरना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एपी डज नॉट एंटिसिपेट एनी एडिशनल कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। चलो जी, वर्किंग कैपिटल की कोई सच हमारे यहाँ पे आइटम की ट्रीटमेंट नहीं होगी। अर्दा हैज रुपीज 20 मिलियन, Arda has rupees 20,000 million of irredeemable debt, which carries a coupon of 8% per annum. AP would continue to service this debt after the acquisition. Okay, तो सर इट मेक सेंस, क्योंकि हमने फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी का मेथड लगाना है, और हम जानते हैं फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी और फ्री कैश फ्लोज टू फर्म में क्या फर्क है। फ्री कैश फ्लोज टू फर्म के अंदर हम तमाम कैश फ्लोज एक्सक्लूड कर देते हैं सवाए द क्लेम्स ऑफ द लेंडर्स एंड योर शेयर होल्डर्स, यानी कि जो फाइनेंस प्रोवाइडर्स होते हैं। लेकिन अगर फ्री कैश फ्लोज टू फर्म में से जो लेंडर के क्लेम्स हैं, मतलब डेट सर्विसिंग कैश फ्लोज, इन अदर वर्ड्स रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, अगर माइनस कर दिए जाए फ्री कैश फ्लोज टू फर्म से, तो वो फ्री कैश फ्लोज टू
इक्विटी बन जाता है। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो डेट है इसका एक्वायरी का वो इररिडीमेबल है, प्रिंसिपल है तो रीपे होना नहीं है, वो तो उसने मेंशन भी कर दिया। और आप सर्विस करते जाओगे बीइंग एक्वायरर, जब आपके पास अर्धा के शेयर्स आ जाएंगे और आप ओनर बन जाओगे तो फिर आपने इसका इंटरेस्ट पे करते चले जाना है। तो इस केस में सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी और जाहिर है उसको पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हल्की सी समरी आपके सामने पेश करूं कि कुछ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो इंडेफिनिट इन नेचर है लेकिन उनके साथ 5 एक साल के बाद ग्रोथ लग रही है। कुछ ऐसे रिकरिंग कैश फ्लोज हैं कि जो अगेन इनडेफिनेट है लेकिन 5 साल के बाद भी उन्होंने इक्वल ही रहना है, उसमें कोई किसी किस्म की ग्रोथ वगैरह नहीं लग रही। और इसमें से भी दो कैटेगरीज हैं, एक वो इनडेफिनेट कैश फ्लो की कैटेगरी जिसपे टैक्स का इंपैक्ट नहीं लगना, एक वो इनडेफिनेट कैश फ्लो की कैटेगरी जिसपे टैक्स का इंपैक्ट लगना है। जैसे ये जो कैपिटल मेंटेनेंस है इस पे टैक्स का इंपैक्ट नहीं आना, लेकिन ये 100 मिलियन हर साल रहेगा और ये ताहियात चलता रहेगा। इसी तरह से इसके अलावा अगर मैं देखूं कि ये जो ऑफिस बेस्ड स्टाफ है उसकी रिडंडेंसी की वजह से ये जो एनुअल प्री टैक्स सेविंग्स हैं 75 मिलियन की, ये प्री टैक्स हैं, इस पे टैक्स का इंपैक्ट आना है और ये ताहियात चलेगा। इसी तरह से अगर मैं एक और चीज देखूं, ये जो इंटरेस्ट है, ये देखें इंटरेस्ट जाहिर अब तो ये तो माइनस होगा क्योंकि हमने फ्री कैश फ्लोज टू फर्म नहीं, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी कैलकुलेट करना है। तो ये भी एक इक्वल कूपन पेमेंट्स हैं और इस पे भी टैक्स का इंपैक्ट आना है और ये ताहियात चलना है। तो कुछ कैश फ्लोज ऐसे जो कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, इंडेफिनिट चलेंगे लेकिन उनके साथ ग्रोथ अटैच्ड है। कुछ कैश फ्लोज ऐसे हैं जो कि रेपिटेटिव रिकरिंग इन नेचर है लेकिन उनके साथ आगे जाके ग्रोथ अटैच नहीं है, उन्होंने एंड तक इक्वली रहना है। और कुछ ऐसे कैश फ्लोज हैं जो कि इमीडिएट इंपैक्ट्स रखते हैं, यानी कि इमीडिएटली या पे करना होगा या इमीडिएट रिसीट्स होंगी, तो वो टी नॉट यानी आज की डेट यानी कि 2023 में उनकी प्लेसमेंट हमें नजर आ रही होगी। तो इस तरह से इसकी बाइफर्केशन है। तो मैं जरा थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर पे भी डिस्कस करता हूं कि मेरे जहन में क्या स्ट्रक्चर आया और मैंने इसका क्या स्ट्रक्चर डेवलप किया, एग्जामिनर ने कैसे किया हुआ वो भी मैं साथ थोड़ा सा हल्का सा आपको बता दूंगा। तो सर मजीद इंफॉर्मेशन आगे देखते हैं। कह रहा है कि आरदा इज कोटेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, फॉलोइंग मार्केट इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल। कह रहा है कि एवरेज मार्केट रिटर्न 16% है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% है, आरदा का इक्विटी बीटा 0.857 है और आरदा की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आरदा की 25 बिलियन है, टैक्स रेट 29% है। बोर्ड हैज नॉट पब्लिश्ड The AP board has not published information concerning the potential acquisition, and so far the discussions with Arda have been confidential. The board is concerned that the release of this information might impact the share price of Arda. Okay. तो ये वो जो कंसर्न की बात कर रहा था ना, ये मेरा ख्याल है पार्ट नंबर बी में इसने जिक्र किया था कि एपी बोर्ड जो है उसके कंसर्न्स अबाउट द आरदा शेयर प्राइस क्या वो वैलिड है या नहीं। और वो कंसर्न ये है कि हमने अभी तक ये जो हमारी डिस्कशंस डेलिब्रेशंस चल रही हैं आरदा की कंपनी के साथ, उनकी मैनेजमेंट के साथ, वो अभी आउट नहीं हुई, पब्लिक नहीं हुई, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है शेयर प्राइस के ऊपर। तो क्या उनका कंसर्न वैलिड है? तो सर वैलिड तो है लेकिन अभी नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये जो आखिरी पैराग्राफ है इट इज बेसिकली लिंक्ड विद योर पार्ट बी। अच्छा अभी हम पार्ट ए पे रहते हैं। पार्ट ए में वो ये कह रहा है कि आपने अगर 100% आरदा के शेयर होल्डर्स से उस कंपनी को एक्वायर करना है यानी 100% एक्विजिशन करनी है, तो आप कितना टेक ओवर प्रीमियम या मैक्सिमम परसेंटेज प्रीमियम ऑफर करोगे इस मकसद के लिए, और आपने फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी को यूज करना है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश कर देता हूं, चंद एक को तो मैंने पहले रिफ्रेश कर दिया कि आपको पता होना चाहिए कि बेटा जो फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी का मेथड है उसका तरीकेकार क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट फ्री कैश फ्लोज टू फर्म, और वो कैसे कैलकुलेट होता है वो भी आपको मालूम है कि तमाम नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स माइनस किए जाते हैं और फिर फ्री कैश फ्लोज टू फर्म में से रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट माइनस किया जाए तो फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी आती है। उसको डिस्काउंट वैक से नहीं करते क्योंकि एफसीएफई वो है जो कि एंटायरली शेयर होल्डर्स के लिए है, तो वो फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट किया जाता है। और सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए उसने सारा डाटा आराम से पुरसुकून मुझे दिया हुआ है। वो देखें आपको आरदा की इक्विटी बीटा दे रहा है 0.857। जाहिर है इसके अंदर जो एसेट बीटा होगा वो आरदा कंपनी का होगा या इस इंडस्ट्री का होगा और उसके ऊपर रेलेवेंट गेयरिंग है। तो सर हमारे पास इक्विटी बीटा मौजूद, मार्केट रिटर्न मौजूद, रिस्क फ्री रेट मौजूद, वी कैन इजीली कंप्यूट आवर केई फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग। अच्छा अब इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि मैं बारहा क्लास में डिस्कस करता रहता हूं जब हम वैल्यूएशन पढ़ रहे होते हैं, और मैंने बड़ी इस चीज को इसकी क्लैरिफिकेशन दी है क्लास में कि अगर मैं जो एक्वायरी है उसके सारे के सारे आफ्टर एक्विजिशन कैश फ्लोज यानी कि कह लें फ्यूचर अर्निंग्स को या फ्यूचर कैश फ्लोज को लेता हूं और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड साइनर्जी बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द एक्वायरी भी लेता हूं और फिर प्रेजेंट वैल्यूएशन करता हूं अंडर द फ्री कैश फ्लो मेथड, तो उससे हमारे पास ना
कंसिडरेशन, एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन आ जाती है इन कंपैरिजन विद द फैक्ट कि अगर मैं सिर्फ जो एक्वायरी है उसके सिर्फ आफ्टर एक्विजिशन नॉर्मल अर्निंग्स लूं, जैसे वो एज इट इज ऐसे ही चल रहा हो और उसमें कोई सिनर्जी बेनिफिट्स ना लिए जाएं, उससे जब प्रेजेंट वैल्यूएशन की जाती है उससे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है ऑफ द एक्वायरी, जैसे वो एज इट इज ऐसे ही चलती रहती तो क्या मामला होता। लेकिन अगर मैं एक्वायरी के जो लेकिन अगर मैं एक्वायरी के पोस्ट एक्विजिशन कैश फ्लोज या अर्निंग्स लेता हूं और साथ साइनर्जी बेनिफिट्स भी इनकॉर्पोरेट करता हूं, तो उससे प्रेजेंट वैल्यूएशन से हमारे पास कंसिडरेशन आती है, क्योंकि कंसिडरेशन आप जानते हो सीफैप 1 में रिपोर्टिंग में भी आप पढ़ रहे होते हैं कि कंसिडरेशन यूजुअली ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स पे की जाती है। और वैसे भी इट मेक सेंस, जब आपने एक्विजिशन करनी है शेयर्स की, कुछ एडिशनल बेनिफिट ऑफर करेंगे तो वो एग्री होंगे ना इसके ऊपर, तो कंसिडरेशन ओवर एंड अबव होती है। तो जो कंसिडरेशन है वो तभी कैलकुलेट हो रही होती है अगर मैं एक्वायरी के कैश फ्लोज विद सिनर्जी बेनिफिट्स वगैरह ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करूं, और यहाँ पे उसने सारा डाटा इस तरह से दिया हुआ है। जो पोस्ट एक्विजिशन कैश फ्लोज हैं सारे के सारे आफ्टर टैक्स है या प्री टैक्स वट जो भी चीजें हैं वो भी उसने दी हुई है, और साथ से एनर्जी की चीजें भी दी हुई है। इससे जब मैं केई लगा के प्रेजेंट वैल्यूएशन करूंगा वो डायरेक्टली मुझे क्या देगा सर, एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन या कंसिडरेशन वर्सेस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर सवाल में मौजूद है, ये देखें 25 बिलियन। तो सर सिंपल टेक ओवर प्रीमियम या एक्विजिशन प्रीमियम कैलकुलेट हो सकता है सर, कंसिडरेशन माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इंतहाई सिंपल। ये आपसे आपको परसेंटेज प्रीमियम दे देगा कि मैं कितना ओवर एंड अबव पे करूंगा इन कंपैरिजन विद द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अर्दा। और हम इसमें क्लास में सवाल कर चुके हुए हैं जिसमें हम टेक ओवर प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे उसने परसेंटेज टर्म्स में मांगा हुआ है। सो इट्स इजी मेरे नजदीक। जिसने एक हैंडसम पास में प्रैक्टिस की हुई है, इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर दैट कैंडिडेट। तो बी और सी को भी देखते हैं अभी। लेट्स स्टे ऑन पार्ट नंबर ए। तो सर मैं जरा थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे करता हूँ अबाउट द स्ट्रक्चर, क्योंकि बेटा मैंने अभी डिस्कस किया कि मुझे यहाँ पे 3 कैटेगरी के कैश फ्लोज नजर आ रहे हैं। आम तौर पे सवालों में बिजनेस वैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि तकरीबन सारे कैश फ्लोज जो है ना एक खास नंबर ऑफ ईयर्स के बाद उन पे या सब पे ग्रोथ लग रही होती है या सारे बराबर चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ मुझे रिकरिंग कैश फ्लोज में भी 2 कैटेगरीज नजर आ रही हैं, एक में ग्रोथ है फ्यूचर में, एक में ग्रोथ नहीं है, और एक थर्ड कैटेगरी वो है कैश फ्लोज की जो कि इमीडिएट इन नेचर है। तो मैंने इस सवाल को आसान रखने के लिए मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए हैं, उसको कैश फ्लो स्ट्रीम 1, कैश फ्लो स्ट्रीम 2 और कैश फ्लो स्ट्रीम 3 में बांट दी है, और एंड पे तीनों को ऐड करके मैंने फाइनल नेट कैश फ्लोज जो है, नेट फ्री कैश फ्लोज जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। तो एग्जामिनर ने अगेन उसका खास अंदाज है, आप उसको बाद में जाके क्रॉस कंपेयर करके देख सकते हैं, लेकिन आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक द स्ट्रक्चर एज अंडरस्टैंडेबल एंड एज इजी टू डाइजेस्ट एज पॉसिबल। और उसकी रीजन ही ये है कि ना टर्मिनल वैल्यूज हमें अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। खुद सोचे वो कैश फ्लोज जिनका आगे एक कांस्टेंट ग्रोथ लग रहा है उसकी टर्मिनल वैल्यू अलग अंदाज में कैलकुलेट होनी है। वो कैश फ्लोज जिसका 5 सालों के बाद एक इक्वल एक इनडेफिनेट मामला चलना है, तो उस केस में सर परपेचुटी का फॉर्मूला लगेगा स्ट्रेट अवे, ठीक है ना। तो जो इमीडिएट है उनका तो मामला ही अलग है, उनकी तो डिस्काउंटिंग में नहीं होनी, वो तो जीरो पे रहेंगे कैश फ्लो सारे के सारे। तो इसलिए मैंने तीनों को अलग किया है। और इवन जो सेकंड कैटेगरी है ना उसमें भी आगे से 2 हिस्से हैं, दो एक आइटम्स पे टैक्स लगना है, एक पे टैक्स नहीं लगना, और वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। बहरहाल मैंने इसको 3 में बांटा है ताकि इजीली इसको मैं प्रेजेंट कर सकूं और एरर फ्री कर सकूं जहां तक हो सके। अच्छा, और रेफरेंस के लिए मैं आपको बल्कि याद भी करा दूं, मैंने पास्ट में आपको एक सवाल करवाया हुआ है बिजनेस वैल्यूएशन का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग द टाइटल ऑफ द क्वेश्चन वाज सीटी लिमिटेड, यस। मेरा ख्याल है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 बनता है वो, ये बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर, और ये रीस्ट्रक्चरिंग का सवाल था। उसमें एक कंपनी थी जिसका डिविजनल स्ट्रक्चर था, तो इवन वो जो एसेट बीटाज वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला भी उसमें लग रहा था, वो जाके उसको देखिएगा। उसमें भी ऐसा ही था कि उसमें मेरा ख्याल है 2 कैटेगरी के रिकरिंग कैश फ्लोज थे, एक वो था जिसपे कुछ और ग्रोथ रेट लग रहा था, एक पे कुछ और ग्रोथ रेट लग रहा था। तो मैंने 2 टर्मिनल वैल्यूज कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक पे ग्रोथ है एक पे है ही नहीं। तो जब इस तरह से हो तो आप इजीली उनको 2 को अलहदा करके उन पे अलहदा से टर्मिनल वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड पे दोनों को एग्रीगेट कर दें। तो यहाँ पे भी उसी तरह से मामला है। चले सर मैं आपको जरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इसका। ये देखें सर, चूंकि अभी हमारा जहां पे हम खड़े हैं दैट इज टी नॉट, दैट इज 2023। तो 2024 से लेकर ये 5 साल आपके बनते हैं। तो ये जो 5वां साल है इसके अंदर ही सर टर्मिनल वैल्यूज ने प्लेस होना है। ये देखें कैश फ्लो स्ट्रीम 1, इसमें क्या है मैं पहले जरा रिव्यू करवा देता हूँ आपको। प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और उन पे टैक्स, ये बन जाएंगे आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग
कैश फ्लोज, फिर मैं इनका टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। ये मेरे पास एक कैश फ्लो स्ट्रीम वन सेपरेटली कैलकुलेट होके आ जाएगी। मैंने इसको नाम दे दिया ए का, ताकि एंड पे ना एडिशन करना आसान हो। फिर कैश फ्लो स्ट्रीम टू है, इसमें क्या क्या आइटम्स है सर, वो देखिए प्री टैक्स कॉस्ट सेविंग्स, वो जो रिडंडेंसी की वजह से हमें आनी थी, और इसके अलावा लेस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन इररिडीमेबल डेट। ठीक है, तो ये जब आ जाएगा, इसके ऊपर सर मैं टैक्स का इंपैक्ट लूंगा और ये आफ्टर टैक्स आइटम्स आ जाएंगी। फिर इसमें से लेस करूंगा कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल मेंटेनेंस पे कोई टैक्स का इंपैक्ट नहीं है, वो तो कैपिटल का खर्चा है, उस पर क्यों टैक्स का इंपैक्ट आएगा। ठीक है ना। तो लेकिन इन तीनों कैश फ्लोज की खासियत है कि इन्होंने इक्वली ताहियात चलना है, इसलिए मैंने इसको एक ब्लॉक में रखा है, जिसमें से दो पे टैक्स लगाया, एक पे टैक्स नहीं लगाया। जब लेस करूंगा तो इसको मैंने एक नाम दिया है अदर आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। ठीक हो गया। और इसकी टर्मिनल वैल्यू फिर अलग कैलकुलेट होगी, यहां पे प्लेस होगी ईयर 5 में, और फिर इसको जब ऐड करूंगा तो ये कैश फ्लो स्ट्रीम 2 हो जाएगी। ये दो कैश फ्लो स्ट्रीम्स हो गई। अच्छा, उसके बाद कैश फ्लो स्ट्रीम 3 जो है, इसमें सब में, ये जो कैश फ्लो स्ट्रीम 3 है, इन सब में प्लेसमेंट सर ईयर 0 में होनी है। इसमें मैं एक आइटम पे जरा डिस्कशन करता हूं कि आप अगर चाहें तो उसको अगले साल में भी उसको प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जब मैं सवाल करूंगा तब उसको डिस्कस करूंगा। तो इन सब की प्लेसमेंट्स यहाँ पे होगी सर। नतीजतन हमारे पास कैश फ्लो स्ट्रीम 3 आ जाएगी। और फिर आप यहाँ पे ये देखें ए प्लस बी प्लस सी, तो आपके पास नेट कैश फ्लोज फाइनल आ जाएंगे सर। डिस्काउंट फैक्टर आप लगाएंगे जो कि के ही होगा, वर्कआउट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यूएशन आएगी। सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ओवर एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन। ये देखें मैंने लिंक भी लगाया होगा। कंपेयर कर लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अर्दा से, तो हमारे पास दोनों का फर्क जो है वो क्या हो जाएगा सर, एक्सपेक्टेड एक्विजिशन या टेक ओवर प्रीमियम। और जब इसको मैं वापस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अर्दा से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टेक ओवर प्रीमियम आ जाएगा। मैं जरा थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई भी कर देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने अभी सिर्फ रिव्यू करवाया आपको, मैं कहा चलें आपको जरा क्लैरिटी आ जाए कि हमने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया है। तो आप जब एक दफा मैं ये सवाल कर लूं, आप जाके देखिएगा एग्जामिनर के सोल्यूशन को। सो सॉल्यूशंस सर, नेचर ऑफ प्रेजेंटेशंस कैन इनफैक्ट वेरी, बहुत सारी हो सकती हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां तक हो सके करने में भी आसान हो, एरर्स के चांसेस कम हो, और प्रेजेंटेशन में भी वो डिसेंट लगे। चलें सर, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ले सर, कैश फ्लो स्ट्रीम वन, सबसे पहले प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज रखते हैं जी। सर हमारे पास यहाँ पे उसने प्रोवाइड किए हुए हैं जी, जो हमारा अगला साल है उसमें प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितने हैं, रुपीज 4500 मिलियन। तो हम मिलियन में ही डाटा ले रहे हैं जी। 4500 है, और उसके बाद सॉरी ये तो ईयर 0 है, 4500 है। और फिर उसके बाद वो कह रहा है, ये देखें यहाँ पे, कि हर साल इसमें 700 मिलियन का इंक्रीमेंट है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, इसमें 700 मिलियन हर साल में ऐड करता चला जा रहा हूँ, और ये बस एक्सेल की मदद से मैंने 700 हर साल ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद जाहिर है इस पे टैक्स लगना है सर, तो इस पे टैक्स लगा लेते हैं। टैक्स रेट उसने सवाल में 29% दिया हुआ है, मैंने हर एक के ऊपर 29% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लिया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट मेरे पास आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट हो गए। और वंस आई हैव डन दैट, उसके बाद सर कैलकुलेशन होगी टर्मिनल वैल्यू की। और इसके हवाले से उसने ये बताया हुआ है, ज़ाहिर है यहाँ तो कोई वैल्यूज नहीं आएंगी, यहाँ भी कोई वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि ईयर 0 में सिर्फ वो जो हमारा कैश फ्लो स्ट्रीम 3 है उसकी वैल्यूज ने रिपोर्ट होना है। तो सर जो टर्मिनल वैल्यू है वो यहाँ आएगी, देखें किस तरह से, हमारा 5183, और इसमें सर ग्रोथ है, ये देखें उसने मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर दिस ग्रोथ क्या होगी सर, ये देखें 2% पर है ना। तो इंटू 1.02 ओवर, सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मुझे यहाँ पे चाहिए, तो सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आए जरा वर्किंग वन पे चलते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। डाटा उसने दे रखा है ये, अगर हम अगले पेज पे आए ये देखें, अर्धा की इक्विटी बीटा है 0.857, 0.85 सॉरी, ये देखें उसने डाटा यहाँ पे दे रखा है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 9% है। अर्धा की जो इक्विटी बीटा है वो 0.857 है। जो मार्केट रिटर्न है वो 16 है -9। तो सर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी बनी 15%। ठीक है सर, तो 15% हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे भी मैं डिस्काउंट फैक्टर के साथ यहाँ लिख देता हूँ जी 15%, एन पे जो डिस्काउंटिंग होनी है। तो सर इसकी भी जो यहाँ पे जो के यूज होगा दैट विल बी 15%, एंड द ग्रोथ है 0.02। सो दिस विल बी यूज एज अ फॉर्मूला टू कंप्यूट टर्मिनल वैल्यू। तो सर इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं।
तो द टर्मिनल वैल्यू इज 40.667 बिलियन। तो सर ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कैश फ्लो स्ट्रीम 1 कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मैंने ए का टाइटल दे दिया है। अब हम मूव करते हैं कैश फ्लो स्ट्रीम 2 की तरफ, जिसके अंदर 3 कैश फ्लोज हैं कुल मिला के। तो सर एक तो हमारे पास प्री टैक्स कॉस्ट सेविंग्स हैं, ये देखें। सवाल पे वापस आते हैं। ये देखें, इसने ये मेंशन किया हुआ है, ये देखें 75 मिलियन की प्री टैक्स कॉस्ट सेविंग्स है। तो ये बेनिफिट है। तो सर ये 75 मिलियन का ये हर साल रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। इसी तरह से जो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द इररिडीमेबल डेट है, वो आप बेशक यहाँ पे उसको मेंशन कर दो, वो 20,000 मिलियन का है, और उस पे मेरे ख्याल है 8% का कूपन रेट है। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं सवाल से। ये देखें, इसने यहाँ पे दिया हुआ, ये देखें 20,000 मिलियन का 8% पर एनम के हिसाब से। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, और ये माइनस में आना ध्यान में रखें। इंटरेस्ट कॉस्ट है, लेकिन इस पे टैक्स अभी कैलकुलेट होना है, टैक्स का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये कॉस्ट है। तो सर 20,000 इंटू 0.08, और ये हर साल ऐसे ही रहेगा। जीरो पे कोई वैल्यू नहीं है। आए जी, इन दोनों को आपस में एडजस्ट करते हैं और वैल्यू आ जाएगी 1525। अच्छा, ये माइनस है, आपने इस माइनस से परेशान नहीं होना। ध्यान में रखें, अगर ये फ्री कैश फ्लो मैं एक ट्रेडिशनल अंदाज में करता जिसमें सारे कैश फ्लोज इकट्ठे ही होते, तो जाहिर है जो फाइनल वैल्यू आती है उस पे एक ही दफा हम टैक्स का इफेक्ट ले रहे होते हैं, जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट होता है। हम ऐसे ही करते हैं ना सर, रेवेन्यूज में से तमाम खर्चे माइनस कर देते हैं और फिर एक ही दफा टैक्स लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, अलग अलग कर दिया, हर एक के ऊपर टैक्स के इम्पैक्ट अलग लिए हैं। तो आपका इसके ऊपर टेक्निकली स्पीकिंग ये माइनस में है, तो ये टैक्स सेविंग ही कैलकुलेट कर रहा है। हमने बाय द एंड नॉक ऑफ ही कर देना, तो इससे परेशान ना हो आप। चले, इस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.29 के हिसाब से। तो ये टैक्स सेविंग बन रही है, ठीक है ना। और होता भी ऐसे ही, आप जानते हैं कॉन्सेप्ट, रेवेन्यूज टैक्स एक्सपेंस अट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर्स टैक्स सेविंग्स अट्रैक्ट करती। ले सर, इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, दोनों कैश फ्लोज और उन पे टैक्स का इंपैक्ट लेके इसको आफ्टर टैक्स कर लिया गया। ये आफ्टर टैक्स दो कैश फ्लोज हो गए। अब इसमें से सर कैपिटल मेंटेनेंस माइनस करते हैं, जो कि हर साल 100 मिलियन था। इस पे टैक्स का इंपैक्ट नहीं आना, लेकिन ये रिकरिंग इन नेचर है, ये भी ऐसे ही चलेगा आगे फॉर एवर। तो इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, तो बन जाएगा 1183। इसको मैं बोल रहा हूं अदर आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज, ठीक है, जो कि रिकरिंग इन नेचर है। और जाहिर है टर्मिनल वैल्यू अब आखिरी साल में कैलकुलेट होगी, और सर वो कैसे कैलकुलेट होगी, ये देखें 1183। इसमें सर ग्रोथ कोई नहीं है, और इस पे परपेचुटी का सिंपल फॉर्मूला लगेगा, यानी ये आपको नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपका जो 2028 का जो अदर आफ्टर टैक्स कैश फ्लो है, दैट इज 1183। तो सिंपल ये अब ऐसे ही चलेगा इक्वली फॉर एवर। तो ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्ट्रेट अवे, जो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी का फॉर्मूला है। सो द वैल्यू इज 7885, और जाहिर है ये भी माइनस में ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस का कैश फ्लो ताहयात चलेगा आगे तक। तो सर ये जब मैंने इसको ऐड किया, तो हमारे पास ये देखें टोटल कैश फ्लो स्ट्रीम 2 आ गई। तो हम, अच्छा अगर मजे की बात है, अगर हम चाहें ना, तो इसके बाद स्ट्रेट अवे प्रेजेंट वैल्यूएशन कर सकते हैं, और बाकी सारे कैश फ्लो चूंकि टी नॉट पे हैं, तो हम उसको बाद में अलग से एडजस्ट करें। हमें कैश फ्लो स्ट्रीम इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर देना था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे प्रेजेंट किया। चलें, अब कैश फ्लो स्ट्रीम 3 पे चलते हैं, जो कि सारे के सारे कैश फ्लो जीरो पे है, लेकिन एक आध पे मैंने डिस्कशन करनी है आपसे। सबसे पहले आफ्टर टैक्स डिस्पोजल प्रोसीड्स। ये देखें सर, इसने ये बताया है कि आरदा का जो हेड ऑफिस है वो क्लोज हो जाएगा, और आफ्टर टैक्स डिस्पोजल प्रोसीड्स है 2400 मिलियन मुझे रिसीव होंगी। कोई टैक्स का इंपैक्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये 2400 यहाँ रिपोर्ट हो जाएगा इनफ्लो। फिर उसके बाद ये जो हमें 120 मिलियन की आफ्टर टैक्स रिडंडेंसी कॉस्ट बियर करनी है, सर ये भी आ जाएगी, ये कॉस्ट है इमीडिएट आ जाएगी। उसके बाद क्या सर, रिप्लेसमेंट कैपेक्स, ये कितना करना है जी हमने, दैट वुड कमेंस, ये जो अभी हमने शुरू में बात की थी, ये 1000 मिलियन का है सर, ये आउटफ्लो के तौर पे आ जाएगा। और इस पे टैक्स सेविंग, अच्छा अब ये मैं जरा थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो कह रहा है कि इट क्वालिफाइज फॉर 100% टैक्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस ईयर में एक्विजिशन होगी। ठीक है, अब और ये एक्विजिशन आप कब कर रहे हैं, इमीडिएटली, ये देखें इमीडिएटली एट अ कॉस्ट ऑफ। और इसकी जो 100% टैक्स डेप्रिसिएशन मिलेगी इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन मिलेगी। अब मेरा इसके ऊपर एक स्ट्रेट अवे एक जो ट्रीटमेंट के हवाले से ओपिनियन है वो ये है
कि हम नॉर्मली जानते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई ऐसा खर्चा, कोई ऐसा रेवेन्यू का आइटम जो कि शुरू में है, उस पे टैक्स का इम्पैक्ट साल के बाद ही जाके फॉल करता है। अकॉर्डिंगली मैं अगर चाहूं आराम से ये जो रिप्लेसमेंट कैपेक्स है इसके ऊपर 100% इसको डेप्रिसिएशन मानूं और उस पर टैक्स सेविंग कहां प्लेस कर दूं, ये यहाँ पे जहां मैंने हाईलाइट किया, ये देख, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने सवाल में ना एक जगह से इंडिकेशन ली है और वो ये है कि ये देखें, ये जो आफ्टर टैक्स डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं, अगर मुझे ये आफ्टर टैक्स ना करके देता, बस मुझे ये बताता कि भाई ये डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं और मैंने खुद इसका टैक्स का इम्पैक्ट लेना होता, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक लाइन आइटम छोड़ता और इसका टैक्स का इफेक्ट यहां लेता। और ये हमने पिछले सारे सवालों में ऐसे ही किया और होता भी ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन सवाल में उसने चूंकि क्या किया, सवाल में एक इंडिकेशन के जरिए से उसने मुझे गाइडलाइन दे दी कि आप भी ऐसे ही ट्रीट करो कि भाई ये जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं 2400, मैंने इसका टैक्स का इफेक्ट इधर ही ले लिया है। तो सर आपको और कोई आइटम नजर आती है जो कि जिसके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट लेना है, आप भी इधर ही लेना है, जीरो के ऊपर ले लें, इसको एक साल के बाद प्लेस ना करें। ये मैंने इंडिकेशन सवाल से ली है। अकॉर्डिंगली मैंने जब एग्जामिनर का सोल्यूशन रेफर किया तो उसने भी खैर से ऐसे ही किया हुआ है। तो कोई हर्ज नहीं है, आप चाहें तो सर यहाँ पे ईयर 1 में भी प्लेस कर सकते हो उसकी टैक्स सेविंग, आप जीरो में भी ले सकते हैं, मैं जीरो में ही ले रहा हूं यहाँ पे, जस्ट बेस्ड ऑन द इंडिकेशन दैट ही हैज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है जी। तो पूरे को डेप्रिसिएशन माने और टैक्स सेविंग ले ले, मतलब 1000 के ऊपर ही सर 29%, तो ये 290 मिलियन है। तो सर ये सेविंग है, बेनिफिट होगा। तो सर अब आप ये 1570 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी सबको सर आप जीरो कर दें, बाकी किसी साल में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है सच, लेकिन मैं चूंकि एक स्टैंडर्डाइज तरीके को लेके चल रहा था तो इसलिए मैंने ऐसे फॉलो कर लिया, प्लस एक्सेल था तो आई टुक एडवांटेज ऑफ दैट। ले सर तीनों कैश फ्लो स्ट्रीम्स आ गई, अब तीनों को ऐड कर दें, कुछ नहीं करना, सिर्फ मैथमेटिकल एडिशन है। ये देखें, ईयर 0 पे कैश फ्लो स्ट्रीम 1, कैश फ्लो स्ट्रीम 2 और कैश फ्लो स्ट्रीम 3, इसको ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह से हर साल में मैंने सिर्फ कैश फ्लो स्ट्रीम्स को सर ऐड किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है जी। सो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं सारी की सारी, नेट कैश फ्लोज। और इसको सर डिस्काउंट करेंगे 15% के हिसाब से, डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.15 रेज पावर 0, ये तो वैसे ही 1 होगा। और फिर हर साल के लिए 15% फर्स्ट ईयर, 15% सेकेंड ईयर, 15% थर्ड ईयर, 15% फोर्थ ईयर और 15% फिफ्थ ईयर। इसके हिसाब से सर प्रेजेंट वैल्यूएशन आपकी कितनी आएगी, ये कैलकुलेट हो गई है हर साल के लिए। सो व्हेन आई विल ऐड ऑल ऑफ दीज, द वैल्यू इज 27.484 मिलियन। तो ये सबको ऐड करके ही सर हमारे पास आई है। मैं इसको जरा एक कलर कोड दे देता हूँ, ठीक है सर। तो एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन यानी कि जो एक्विजिशन प्राइस बन रही है वो हमारी 27.484 बिलियन बन रही है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ आरदा कितनी है, आई थिंक सो दैट वाज 25 बिलियन, यानी कि 25,000 मिलियन, ठीक है जी। तो कितनी हमारी टेक ओवर प्रीमियम या एक्विजिशन प्रीमियम बन रहा है, एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, दैट इज 2484 मिलियन। और अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में रिफ्लेक्ट करना चाहें तो ये एक्विजिशन प्रीमियम ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी करेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रेट अवे कैलकुलेट हो जाएगी कि वो कितनी है, एंड दैट इज 10%। तो सर हम 10% प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं टू द शेयर होल्डर्स ऑफ आरदा फॉर एक्वायरिंग दियर शेयर्स। सर ये रिक्वायर्ड था पार्ट नंबर ए में। So I think so all the key elements of the question have been addressed and they are now clear to you. एक दफा इसको देख ले ताकि ओवरव्यू आ जाए आपके पास। जी सर, अब आते हैं पार्ट नंबर बी के ऊपर और अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रीफली explain whether AP board's concerns regarding Arda's share price are valid and how this might impact the negotiation to acquire Arda। जी सर, बिल्कुल ये कंसर्न वैलिड है भाई। हमारी क्लास में भी इसके ऊपर गुफ्तगू रही है कि बेटा मार्केट में जो शेयर प्राइस कोटेड होती है किसी भी एंटिटी की, दैट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग डायनामिक्स इन द मार्केट, के मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड क्या चल रहा है
और लोग बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं दैट इज लार्जली ड्रिवन बाय द सेंटिमेंट्स इन द मार्केट। और मार्केट में जो इंफॉर्मेशन चल रही होती है उस कंपनी के बारे में, जो लोगों को पता चलता है, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है इन द मार्केट, एंड दैट इफेक्ट्स अ लॉट ऑन द डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल द शेयर्स। तो सर अभी तक आपकी ये जो डील है आरदा के साथ एक्विजिशन की जो चल रही है, अभी तो वो मार्केट में पब्लिक नहीं हुई, तो अभी करंटली उनकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 25,000 है और आप उनको ऑफर कर रहे हैं कितना, अभी हमने कैलकुलेट किया है 27,000 समथिंग, यानी कि सिर्फ 10% का आप उनको प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं। आप खुद सोचें कि जब ये इंफॉर्मेशन आउट होगी तो ये एक पॉजिटिव एलिमेंट कंसिडर किया जाता है कि भाई इसके शेयर्स परचेज कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर हमें हर शेयर के एवज एक प्रीमियम ऑफर होगा, एक प्रीमियम दिया जा रहा है इसके ऊपर। तो नेचुरल सी बात है कि उसकी बाइंग एक्टिविटी बढ़ती है। और ज्यादातर जो मार्केट्स होती हैं वो हमने ये डिस्कस किया था, याद है कि सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट होती हैं, कि वहां पे जो प्राइसेस कोड होती हैं दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे किसी के बारे में न्यूज फैल जाए कि एक्वायर हो रहा है या कोई एक्वायर किसी को कर रहा है, या कोई फॉर एग्जांपल पेनल्टी किसी को पड़ रही है किसी कंपनी को, या कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है, ये अदर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो जब ये न्यूज आउट होगी, पब्लिक होगी मार्केट में, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर आर चांसेस के मार्केट प्राइस ऑफ अदर शेयर्स विल गो अप, मार्केट वैल्यू इसकी और ऊपर चली जाएगी फ्रॉम 25,000 मिलियन, और हो सकता है ये उसके बराबर आ जाए जितना आप कंसिडरेशन पे करने का अभी सोच रहे हैं। और इसके नतीजे में तो फिर ये होगा कि अगर आपने कंसिडरेशन यही रखी तो प्रीमियम आप दे ही नहीं रहे होंगे, हो सकता है 0% प्रीमियम हो जाए आपका। तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, उनका कंसर्न बिल्कुल ठीक है एपी के शेयर होल्डर्स का, कि हमें शायद फिर कंसिडरेशन और सर ऊपर रखनी होगी, अभी तो लोगों को पता नहीं चला इसके बारे में, तो हमें और ज्यादा प्रीमियम शायद करना पड़ेगा। इट्स पॉसिबल कि वी हैव टू पे मोर टू देम इन ऑर्डर टू एक्वायर द शेयर्स। सो यस, देयर कंसर्न इज वेरी मच वैलिड। तो कह सकते हैं कि आपने जो कैश फ्लोज लिए हैं साइनर्जी के या आरदा के आफ्टर टैक्स अर्निंग्स के, हमें शायद उनको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़े, तभी कंसिडरेशन ज्यादा आएगी ना, या वैसे कंसिडरेशन इंक्रीज करना यहाँ पे इट मे बी पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस। सो देयर कंसर्न इज वेरी मच वैलिड। तो जाके जरूर अगेन इसका सोल्यूशन देखिएगा, ये सारी बातें जो मैंने की हैं उसी की रिफ्लेक्शन आपको सोल्यूशन में भी इंशाल्लाह मिलेगी। पार्ट सी, सर ये तो एक ऐसा पार्ट है जिसको मैं शायद डिस्कस ना भी करूं तो गुजारा है। आप पूरा चैप्टर इसके ऊपर पढ़ चुके हो, करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। जो एपी है वो कह रहा है कि हम जब ये काम करेंगे, एक्सपेंशन का मामला करेंगे, तो हमारे पास एक्सपोर्ट मार्केट ओपन हो जाएगी, सारा हम भी अपनी एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे। सर एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एक्सपोज टू द फॉरेन करेंसी रिस्क, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली द फॉरेन ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सपोर्ट दैट विल बी डिनोमिनेटेड इन सम फॉरेन करेंसी। और जब सर डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी में हो जाएगी तो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल खड़ा हो जाएगा, उसकी वजह से यू विल बी एक्सपोज टू द फॉरेन करेंसी रिस्क, जिसको ट्रांजैक्शन रिस्क कहा जाता है। तो सर आप ये मेंशन करें, उसके बाद आप सर बताएं, अब आप तो सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं सर, आप चारों की चारों टूल्स यहां मेंशन कर सकते हैं, और आपने किसी के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो आपने क्या कहना है, सबसे पहले आप सर फॉरवर्ड की हेडिंग दे दें, आप सिर्फ दो एक लाइनों में, इससे ज्यादा नहीं बताना कि फॉरवर्ड क्या करता है, लाइक इट लॉक्स इन द रेट एट टुडेज डेट, बता दें कि इट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट लॉक्स इन द रेट एट विच you can sell your foreign currency at some pre-agreed future date। अब यहाँ पे सिर्फ सेल कीजिएगा, बाय वाली बात ना कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट मार्केट है, उससे आपको फॉरेन करेंसी रिसीट्स मिलेंगी जो कि आप सेल करोगे फ्यूचर में। सो ये आपको आज ही लॉक इन रेट देगा जिसपे आप फॉरेन करेंसी बेच सकोगे इन द फ्यूचर। और साथ एक आध एडवांटेज या सेटबैक मेंशन करना है तो आप मेंशन कर दें, क्योंकि आपने बताना है ना, क्योंकि उसने यही कहा है कि बताएं जी कौन सी टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिस्क को मैनेज करने के लिए जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए है। तो सर आपने यही करना है, हर टूल के बारे में दो एक फिक्रों से ज्यादा नहीं, आपने बताना कि ये क्या है, और एक आध एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दें, दैट्स मोर देन इनफ। सिर्फ 5 नंबर है इसके, ठीक है। इसी तरह से मनी मार्केट हेज पे आए, इसके बारे में बताएं कि ये मनी मार्केट को यूज करते हुए, यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग को का सहारा लेते हुए आप अपने फॉरेन करेंसी जो रिसीट्स हैं या एक्सपोर्ट्स हैं उसको हेज कर सकते हैं। एक अदर एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन कर दें। आगे आए इसी तरह से ऑप्शंस पे बात करें कि इट प्रोवाइड्स यू विद एन ऑप्शन बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द लॉक इन रेट एट द प्री एग्रीड फ्यूचर डेट, सो बट यू हैव टू पे द प्रीमियम इन दैट केस। ये सारी बातें मैंने किताब में लिखी हुई हैं, और बेनिफिट्स और सेटबैक्स दोनों लिखे हुए हैं।
मैंने आगे उसी चैप्टर में ना करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट में आगे जाके एक हेडिंग बनाई हुई है जिसमें मैंने प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस ऑफ द डिफरेंट रिस्क मैनेजमेंट टूल्स की मेरा ख्याल है हेडिंग दे के, तो वहां पे मैंने सारे बेनिफिट्स और सेटबैक सारे के मेंशन किए हुए हैं, तो आप वहां से इसको यूज कर सकते थे। पांचवी हेडिंग देने का दिल कर रहा है तो आप उसमें ये भी मेंशन कर सकते हो, जो हम टेक्निक्स नहीं पढ़ते, जैसे आप लीडिंग एंड लैगिंग की बात कर सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आप अपनी जो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है उसमें निगोशिएट करें, उनको जरा फोर्स करें कि जी आप जो करेंसी है उसकी डिनोमिनेशन पी के आर में रखें, आप हमें पी के आर में पे करें, जो कि वैसे अनलाइकली है। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन आमतौर पर स्ट्रॉन्ग करेंसीज में होती है, लेकिन बहरहाल ये मुश्किल है, लेकिन आप ये मेंशन कर सकते हो, क्योंकि हमने तो यही बताना ना कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको सर हैंडल कर सकते थे। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, जिसको कहते हैं ना कि सही मानों में जो छापा है। बस इस चीज का आपको जरा मेरे नजदीक ध्यान रखना चाहिए था कि आपको सारी डिस्कशन एक्सपोर्ट के हवाले से करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप रटी रटाई चीज सारी छाप देते कि बाइंग भी की भी बात कर दें, सेलिंग की भी बात कर दें। ये यही होता है इंटेलिजेंट रिप्रोडक्शन, कि you have to do the discussion but staying within the context of a question that is asked। और ये एग्जामिनर का बड़ा कॉमन रिमार्क है कि जब भी कोई ऐसा सवाल आता है ओपन बुक पेपर में जिसमें रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन अवेलेबल होता है, एग्जामिनर यही कहता है कि बच्चों ने बस किताब खोली है और ठक करके छाप दी है। ये चीज सोचे बगैर कि यार थोड़ी बात कॉन्टेक्स्ट में भी कर ली जाए, अकॉर्डिंगली उनको इस चीज का हिट पड़ती है मार्किंग में। ये चीज ध्यान में रखें, एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। सो इसलिए द बेस्ट आंसर इज दैट जो रिप्रोड्यूस करे लेकिन इंटेलिजेंटली रिप्रोडक्शन कर रहा हो। ले जी, दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। सो इट वाज अ कन्वीनियंट क्वेश्चन टू हैंडल, आई मस्ट से।